जिस उम्र में थामना होता है औलादों को बूढ़े माँ बाप का हाथ, उस उम्र में छोड़कर उन्हें वो पढ़ी लिखी औलादें कर जाती हैं मानवता को शर्मसार। आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुना रही हूँ जो हर एक परिवार की, हर एक घर की कड़वी मगर दुखद सच्चाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 साल हो गए माँ, ना आप हमारे पास आए और न काम के चलते हम लोग आपसे मिलने आ पाए। कल दीदी भी आ रही हैं और हम लोग भी शाम तक पहुंच जाएंगे, ऐसा तुषार ने बोला। अरे बेटा, ऐसे अचानक से प्रोग्राम बनाने के पहले मुझे बताते तो सही, बच्चों के लिए तैयारियां भी तो सही से मैं नहीं कर पाऊंगी, मधु जी बोली। अब अपने घर आने के लिए बताना पड़ेगा माँ, तुषार थोड़ा तल्खी से बोला। अरे बेटा, तुम गलत समझ रहे हो। बच्चे अपने घर आए, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। मेरी तो आंखें तरस गई हैं 2 साल से तुम्हें और बच्चों को देखे हुए। सिर्फ फोन पर ही बात हो पाती है। ठीक है, तुम लोग आओ, कल मिलकर बैठकर बातें करेंगे, मधु जी बोली। अगले दिन तुषार, उसकी पत्नी ऋचा और 2 बच्चे 10 साल का अंश और 8 साल की अवंतिका, साथ में मधु जी की बेटी सारिका अकेले ही आती है। बच्चों, तुम लोगों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थीं। बहुत अच्छा लगा जो तुम लोग मिलने आ गए, मधु जी बोली। सही है माँ, आजकल तो आप कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गई हैं, बिल्कुल भी आपको समय भी नहीं मिलता, फोन भी कई बार हमें ही करना पड़ता है, तुषार ने बोला। बेटा, वो तो ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा व्यस्त रहती हूँ तो समय निकल जाता है। तुम सब बैठो, मैं भी चाय नाश्ता लाती हूँ, कहकर मधु रसोई में चली जाती है। मधु जी, आपकी लगता है भूलने की आदत गई नहीं। आज बिल जमा कराने की आखिरी तारीख थी, मुझे लगा आप याद दिलाएंगी, लेकिन मैं ही याद करके बिल जमा कराया। योगेश जी बोलते हुए अंदर आने लगे, लेकिन अचानक से सबको देखकर चुप हो गए। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, चाय भी तैयार है, आइए बैठिए। बच्चों का अचानक से आने का हो गया, इसलिए मेरे दिमाग से ही बात निकल गई और आपने जमा करवा दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मधु जी योगेश जी को देखते हुए बोली। ये तो बहुत अच्छी बात है, बड़े दिनों के बाद आप सब अपनी माता जी से मिलने आए हैं, आप लोगों को बहुत याद करती हैं, योगेश जी सोफे पर बैठते हुए बोले। हमारी माँ है, इतनी बार कहा हमसे मिलने आ जाओ, लेकिन न जाने ऐसा क्या है यहाँ जो इन्हें आने से रोक रहा है, और यही तो देखने हम इतनी दूर से आए हैं, ऋचा बोली। हम बूढ़े लोगों के लिए बची कुची जिंदगी ही तो है, इस उम्र में किस चीज से लगाव रहता है, सिर्फ अपनी बीती हुई जिंदगी के कुछ पलों से, योगेश जी बोले। सही कहा, वह तो दिख ही रहा है। वैसे आपका परिचय क्या है, तुषार थोड़ा रूठे अंदाज में बोला। मैं योगेश शर्मा, जो इस कॉलोनी की पिछली गली में ही रहता हूँ, बैंक में कार्यरत हूँ, 1 साल और बचा है, रिटायर हो जाऊंगा। मेरे भी 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों अपनी अपनी नौकरियों के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं, योगेश जी ने कहा। इसलिए आप हमारे घर में बैठे रहते हैं, सारिका बोली। ये क्या तरीका है किसी से बात करने का, अभी ठीक से तुम इन्हें जानती भी नहीं, और मधु जी बोली। माँ, जिस हिसाब से आप इनकी तरफदारी कर रही हैं, हमें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है, और हम इतने छोटे भी नहीं कि सब कुछ सुनने और देखने के बाद इतना ना समझ सकें। देखिए, आप इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए बेहतर होगा आप जाएं, तुषार ने बोला। बेटा, मैं परिवार का हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन आज की तारीख में तुम्हारी माता जी के सुख दुख का हिस्सेदार जरूर हूँ, और तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, योगेश जी बोले। देखा माँ, आज बाहर का कोई आदमी आकर हमारे घर के मामले में दखल देने लगा है, सिर्फ आपकी वजह से। क्या जरूरत थी आपको ये सब करने की, तुषार ने बोला। तुषार बेटा, तुम 2 साल बाद यहाँ आए हो, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम्हारे मन में कोई पूर्वाग्रह है। योगेश जी, आप अभी यहाँ से जाइए, तुम सभी आराम कर लो बेटा, इस बारे में बात हम बाद में आराम से कर लेंगे, मधु जी बोली। योगेश जी चले गए और मधु जी भी खाना बनाने के लिए रसोई में आ गईं और सभी बच्चे कमरे में चले गए। 2 घंटे बाद खाना तैयार हो गया, सभी ने चुपचाप खाना खाया। मैं चाहती हूँ तुम सब थके हुए हो, इसलिए आराम कर लो, कल इस बारे में बात करेंगे, मधु जी ने कहा। नहीं माँ, आज ही इस बारे में बात करनी होगी। कौन है वो जो हमारे घर में आकर हमें सुना रहा है, तुषार तेज आवाज में बोला। मेरी बुआ सास ने जब मुझे ये सब बताया कि मेरी माँ यहाँ पर क्या क्या नए नाटक कर रही है, तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन आज यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, सारिका बोली। चलो, इन बातों का ये फायदा तो हुआ कि मेरे बच्चों को 2 साल बाद मेरी याद तो आई। तुम्हारे पापा के गुजरने के बाद तुम लोगों ने जिस तरह से मुझे भुला दिया, उस गम से निकलना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। तुम्हारे पापा के 15 दिन पूरे होने के अगले दिन तुम जाने वाले थे,
तुम सब जानते थे कि तुम्हारे पापा के रहते हुए मैं कभी भी घर से बाहर नहीं निकली। मुझे लगा था तुषार मुझे अपने साथ ले जाएगा, लेकिन ऋचा बहू तुषार से कह रही थी, मम्मी को ले जाने की सोचना भी मत, यहाँ घर है, पेंशन आ जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी, और वहां पर 2 कमरों के मकान में मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी और न ही मुझसे अब बंदिश में रहा जाएगा। अभी इनकी उम्र ही क्या हुई है, 55 साल की ही तो है। भगवान की दया से शरीर भी सही है, जब हमारी जरूरत होगी हम ले जाएंगे। ये बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ कि मेरे बच्चे इतनी जल्दी बदल जाएंगे। सारिका के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। उसने भी जाते वक्त कह दिया था कि मम्मी, भैया और भाभी आपको समय समय पर ध्यान रखेंगे। अब मैं तो लड़की हूँ, जितना कर सकती हूँ करूँगी। शुरू शुरू में मैं तुषार को कितने फोन करती, लेकिन वो फोन नहीं उठाता और 2-3 दिन बाद ही फोन करता। मुझे पेंशन का काम करवाना था और बैंक का भी। इस वजह से रोज बैंक में मैं 2-3 घंटे बैठी रहती थी। वह तो भला वो योगेश जी का, जो मुझे पहचान गए। तुम्हारे पापा से थोड़ी बहुत बातचीत थी उनकी, इसलिए उन्होंने मेरी काफी मदद की। मधु जी बोलते बोलते चुप हो गई। हाँ, तो इससे क्या हो गया? आपको कुछ भी करने का हक मिल गया? हम लोगों के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, काम की, परिवार की, और उन्होंने तो आपकी मदद की, तो उसके बाद इस तरह से घर आने का क्या मतलब है? तुषार बोला। सही कहा बेटे, अपनी गलती न मानना ये तो शुरू से तुम्हारी आदत रही है। खैर, तुम लोगों ने मुझसे सिर्फ फोन पर बात करके अपनी जिम्मेदारी पूरी करना समझ लिया था। कोरोना जैसे समय में भी तुम लोगों ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मैं वहां आ जाऊं। बस यही कहते रहे कि ध्यान रखना। उस समय में मैं बीमार पड़ी तब मेरा ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। वह तो किसी काम से योगेश जी का आना हुआ तो उन्होंने मेरी मदद की। आज उनके बच्चे भी उनसे दूर हैं, सिर्फ बातचीत करने जितना ही रिश्ता है। वह आदमी हैं, नौकरी भी करते हैं, लेकिन मैं अकेली इस सब में घुटती रही। एक दिन हमारे मोहल्ले में काम करने वाली शांति का देहांत हो गया। उसकी 17 साल की बच्ची अनाथ हो गई। उस समय वह काम मांगने के लिए सबका दरवाजा खटखटाया। किसी ने उसे काम नहीं दिया। मैंने अकेले होने के नाते उसे शरण दी, लेकिन ये दुख मैं कब तक दूर कर सकती थी। इसलिए मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि मैं इस बच्ची को अपने पैरों पर खड़ा कर सकूं। शायद इसकी जैसी और बच्चियां जिन्हें जीवन में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और अगर हो सके तो क्यों ना इन्हें उस लायक बनाऊं कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। अपना जब विचार मैंने योगेश जी को सुनाया तो उन्होंने मुझे बैंक से लोन द्वारा और अपनी थोड़ी जमा पूंजी लगाकर मुझे ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए प्रेरित किया, जहां आज लगभग 100 लड़कियां सिलाई सीखती हैं। साथ ही मोमबत्ती बनाना, अगरबत्ती बनाना, अचार बनाना, ऐसे कई काम वहां सिखाए जाते हैं जिसमें योगेश जी ने भी अपना योगदान दिया था। और हम 2 लोग ऐसे हैं जिनका परिवार होते हुए भी अकेले हैं। हमने सिर्फ दूसरों की मदद के लिए एक दूसरे के साथ इस नेक रास्ते पर चलने का फैसला किया। मधु जी ने बोला, पर माँ, दुनिया को तो वही दिखता है जो उसे देखना होता है। आपको हमारे परिवार, रिश्तेदारों के बारे में भी तो सोचना चाहिए था। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ आप अपने बारे में ही सोचोगी। सारिका बोली। सही कहा बेटा, जब तुषार को अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी थी तब मुझसे ही कहा था कि माँ पापा को मना लो ना, मैं ऋचा से ही शादी करूंगा। तब तुमको ख्याल नहीं आया समाज का? मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन जब बात अपनी बेटी की आई तो मैंने उसे हमेशा ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। बेटी, अपने जीवन में हमेशा वह मुकाम हासिल करो जो तुम करना चाहती हो। कभी तुम दोनों में मैंने फर्क नहीं किया, और आज इस सम्मान भरे जीवन को देने के लिए मैंने कितने रिश्तेदारों के ताने सुने तुम जानती भी हो। तुम दोनों इतने पढ़े लिखे मेरे बच्चे इतनी छोटी मानसिकता वाले निकलोगे, मुझे नहीं पता था। मेरी जिम्मेदारी निभाने की जगह मुझे अपने हाल पर छोड़ गए, तब तुम्हें सोचने में नहीं आया कि रिश्तेदार क्या कहेंगे। तुम्हारे फोन का, तुम्हारा मुझसे मिलने आने का, या कभी मुझे अपने पास बुलाओगे, इंतजार करते करते मैं थक गई थी। और क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? क्या मेरी औलाद सिर्फ मुझसे सवाल पूछने के लिए अधिकार रखती हैं? उनका मेरे प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मधु जी बोलते हुए रोने लग गईं। माँ, हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते थे कि क्यों दुनिया को मौका देना कि हमारे बारे में बात करे। तुषार बोला। बच्चों, तुम लोग आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। तुम लोगों का ही घर है, जब इच्छा हो यहाँ आ सकते हो, लेकिन मुझे मेरे जीवन को जीने के लिए बताने के लिए तुम लोग अपना अधिकार खो चुके हो। जब तक चाहते हो रुक सकते हो, बाकी तुम लोगों की मर्जी, कहकर मधु जी अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन सुबह सभी तैयार मिलते हैं। मधु जी थोड़ा देर से उठती हैं। अरे, तुम लोग सभी इतनी जल्दी उठ गए? मैं रात को थोड़ा लेट सोई थी, इसलिए आंख नहीं खुली। अभी मैं सभी के लिए चाय बनाती हूँ, मधु जी बोली। माँ, हम लोग निकल रहे हैं। तुषार बोला।
ठीक है बेटा, मैं समझती हूँ तुम लोगों को खूब काम है, लेकिन हो सके तुम मिलने के लिए आते रहना, कहकर मधु जी सोफे पर बैठ गईं। सभी घर से निकल गए और मधु जी बेचारी अकेली ही रह गईं। इतने में योगेश जी आते हैं। तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। बच्चे न जाने क्या सोचकर आए हैं, इसीलिए मैं आ गया। कहाँ हैं सब बच्चे? मैं नाश्ता लाया हूँ सभी के लिए। बच्चे पंछी बन गए हैं जो सिर्फ देखने के लिए ही आते हैं। और इतना कहकर मधु जी बोली, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। आज के टाइम में जहाँ बच्चे अपने अपने काम और जिंदगी में व्यस्त हैं, वहाँ माता पिता के पास सिवाय अकेलेपन के कुछ नहीं बचता। और अगर इसे दूर करने के लिए वो कोई कदम उठाते हैं तो बच्चों को उनके ऊपर प्रश्न उठाने की जगह उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जीवन ठहरने का नहीं, आगे बढ़ने का नाम है। तो आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे दूसरों तक भी शेयर करिए। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है यूनिवर्सल जूही। थैंक यू सो मच।